अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा बच्चे, हमने जो है वो 10th क्लास की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को स्टार्ट किया हुआ था। यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 को जो है वो आज हम इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 के रिमेनिंग टॉपिक्स जो रह गए हैं उनको स्टार्ट करने से पहले हम जो है वो देख लेते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या क्या डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इंटेंसिटी, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था इंटेंसिटी क्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर किसी ने जो है वो लेक्चर अभी तक नहीं सुना तो बेटा वो इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो लाजमी सुनिएगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो हमने देखा था वो देखा था साउंड इंटेंसिटी लेवल। मैंने आपको बताया था साउंड इंटेंसिटी लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं। एल माइनस एल नोट जो है वो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया भी था, ठीक है। और मैंने यहाँ पर जो ऑडिबल इंटेंसिटी के बारे में आपको बताया था, इसका मैथमेटिकल प्रूफ करके आपको दिखाया था, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था जो कि हमने लास्ट सेक्शन के अंदर डिस्कस कर लिया था। थर्ड वन इज हमने देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम हमने इको ऑफ साउंड भी देखा था और मैंने आपको बताया था इको क्या होती है। जब हम पहाड़ पे या किसी भी इस तरह के हिल स्टेशन पर जाकर जो है वो ऊंची आवाज में जब बोलते हैं तो हमारी साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें दोबारा जो है वो गूंजती हुई सुनाई देती है। इसको हम इको ऑफ साउंड कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और फोर्थ हेडिंग जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी दैट इज स्पीड ऑफ साउंड, और हमने स्पीड ऑफ साउंड को भी जो है वो लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो इसमें अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन है, कोई मतलब इसके बारे में कोई समझ नहीं है तो वो प्रीवियस लेक्चर लाजमी देख ले ताकि उसको इसके बारे में समझ आ जाए, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन के बारे में हम देखेंगे नॉइज पोल्यूशन क्या होती है, ठीक है। मैं आपको वो पैराग्राफ है, पैराग्राफ आपको बुक के साथ साथ जो है वो पढ़ाऊंगा भी साथ साथ। और बेटा मैं जो बोलता हूँ, जो हेडिंग्स मैं साथ साथ बता रहा होता हूँ वो आप उसको मार्क कर लिया करें एज अ हेडिंग। तो आज जो है वो हम स्टार्ट करते हैं नॉइज पोल्यूशन का। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉइज पोल्यूशन आपकी बुक पर कहां पर जो है वो टॉपिक पाया जाता है। तो आपके सामने जो है स्क्रीन के ऊपर एक पेज आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पेज के ऊपर बेटा ये आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है, ब्राउन कलर का ऑरेंज कलर का बॉक्स है जहां पर आपको नॉइज पोल्यूशन की जो है वो हेडिंग नजर आ रही होगी। आपकी बुक का पेज नंबर 28 है, अंडरस्टैंड। तो अब नॉइज पोल्यूशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो नॉइज पोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले पहले पैराग्राफ के अंदर जो है नॉइज पोल्यूशन के फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो है वो आपके सामने एक डिफरेंस बयान किया गया है म्यूजिक एंड नॉइस के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए हम जब टेलीविजन को ऑन करते हैं, ठीक है, तो टेलीविजन को ऑन करते हैं तो हमें जो है वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की जो है म्यूजिक सुनाई देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पियानो की एग्जांपल ले लो, गिटार की एग्जांपल ले लो, ठीक है, ड्रम की एग्जांपल ले लो। वो बड़ा एक प्लेजेंट सा जो है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हमारे कानों को बड़ा अच्छा सा लग रहा होता है। हम कहते हैं बड़ा जबरदस्त म्यूजिक है, ठीक है। गानों के पीछे वो इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके एक म्यूजिक जनरेट करते हैं, काफी अच्छा सा म्यूजिक जनरेट करते हैं। तो हाँ, ये होता है म्यूजिक, ठीक है, जो कि हमारे दिलों को जो है वो प्लेजेंट लगता है, हमारे लिए जो है खुशगवार होता है। इसके बरक्स अचानक से प्रोड्यूस होने वाली वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होने वाला शोर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अचानक बाहर गली में कोई जोर जोर से हॉर्न जाना शुरू हो गया, हॉर्न बजता जा रहा है, बजता जा रहा है, बजता जा रहा है, आपको हिचकिचाहट सी महसूस होगी। आपको जो है वो थोड़ा सा अनप्लेजेंट सा फील होगा कि यार कोई चीज जो है वो तंग करेगी आपको। इसी तरह अगर कोई किसी के घर में काम हो रहा है, ड्रिल मशीन चल रही है, उसकी साउंड आपको बड़ी बुरी सी लगती है, तो इसको हम कहते हैं नॉइस। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पहले मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं आपके 10th क्लास इसी चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं। वही जो है वो हम दोबारा जरा रिवाइज करते हैं क्योंकि नॉइस पोल्यूशन के फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर उसी को एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोनों की डेफिनेशन, म्यूजिक और नॉइस की डेफिनेशन। तो म्यूजिक की डेफिनेशन है प्लेजेंट साउंड इज कॉल्ड म्यूजिक। खुशगवार आवाज जो कि आपके दिलों को अच्छी लगे वो क्या कहलाता है, म्यूजिक कहलाता है। और नॉइस की डेफिनेशन क्या है, अनप्लेजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइस। अनप्लेजेंट साउंड को हम क्या कहते हैं, नॉइस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो, गिटार की एग्जांपल ले लो, ड्रम की एग्जांपल ले लो, ये सारा क्या है, ये आपके पास ये म्यूजिक कहलाता है क्योंकि इसमें से प्रोड्यूस होने वाले, अगर आपको गिटार बजाना आता है और अगर आपको गिटार बजाना नहीं आता, जाहिर बात है वो नॉइस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अगर तो आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करना आता है, बड़ा प्लेजेंट सा साउंड प्रोड्यूस करना आता है, तो वो क्या होगा, वो आपके लिए म्यूजिक प्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये आपके पास गिटार की एग्जांपल है जहां से म्यूजिक प्रोड्यूस होता है। इस तरह अगर हॉर्न की एग्जांपल ले लो, माइक्रोफोन की एग्जांपल ले लो, जिसमें कोई बंदा ऊंची आवाज से बस बोलते ही जा रहा है, बोलते ही जा रहा है, आपको बड़ा तंग सा लग रहा है, आपके हॉर्न की एग्जांपल ले लो, मैंने आपके हॉर्न की एग्जांपल समझाई। इसी तरह ड्रिल मशीन की एग्जांपल से आपको समझाया, सारी जो है वो नॉइस की एग्जांपल्स हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस था म्यूजिक और नॉइस के दरमियान, ठीक है, जो कि लाहौर बोर्ड में काफी दफा ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं नॉइस पोल्यूशन के सेकंड पैराग्राफ के अंदर चलते हैं, जो कि बुक के सेकंड पैराग्राफ के अंदर जो है वो क्या एक्सप्लेन करता है उसको रीड करते हैं। ओके, तो सेकंड पैराग्राफ के अंदर वो क्या एक्सप्लेन करता है, वो यहाँ पर ये एक्सप्लेन करता है कि नॉइस पोल्यूशन जो है वो आजकल हमारे सिटीज का जो है वो बहुत बड़ा एक इशू है। हर जगह जो है वो नॉइस नॉइस और नॉइस प्रोड्यूस हो रही है। आप गली में कहीं चले जाएं तो इतनी ट्रैफिक होती है, वहां से प्रोड्यूस होने वाला इतना शोर है, हर जगह जो है वो लड़ाई झगड़े हैं, उसका एक अलग सा नॉइस है। तो नॉइस पोल्यूशन जो है वो हमारे सिटीज का बहुत बड़ा एक जो है वो मेजर इशू बन चुका हुआ है, ठीक है। तो नॉइस होती है, नॉइस अभी मैंने आपको बताया अनडिजायरेबल साउंड, आप ना चाहते हुए एक ऐसी आवाज प्रोड्यूस होती है जो कि आपको आप सुनना नहीं चाहते, अनप्लेजेंट, ठीक है, अनडिजायरेबल साउंड, और ये आपके लिए हार्मफुल भी है, ठीक है।
मतलब फॉर एग्जांपल हेडेक की बीमारी हो सकती है, आपको सर दर्द हो सकता है इस तरह की आवाज सुन सुन के, तो ये इंसानी सेहत के लिए क्या है, नुकसानदेह भी है। ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर उसने यही बताया हुआ है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट की एग्जांपल उसने दी है, हैवी मशीनरी की एग्जांपल दी है जो कि नॉइज पोल्यूशन को जो है प्रोड्यूस करती है। एग्जांपल हम साथ साथ देख लेते हैं, ये बॉक्स के अंदर जो है वो आपको एग्जांपल नजर आ रही होगी। फॉर एग्जांपल नॉइज ऑफ मशीनरी इन इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो बड़ी बड़ी मशीनें जो है वो काम कर रही होती हैं, वो बहुत ज्यादा जो है वो नॉइज प्रोड्यूस करती हैं, बहुत ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस करती हैं। हमें जो है वहां पर रहने वाले लोगों को जो है ज्यादातर हेडेक की, चिड़चिड़ेपन की बीमारी भी हो जाती है ज्यादा नॉइज की वजह से। इसी तरह लाउड व्हीकल हॉर्न्स, बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं उनके हॉर्न्स की आवाज वो काफी ज्यादा जो है वो शोर प्रोड्यूस करती है। इसी तरह हुटर्स एंड अलार्म्स, ठीक है, अलार्म्स वगैरह, हुटर्स वगैरह, ये सारे जो है वो सारे नॉइज के एग्जांपल हैं। ठीक है, अब नॉइस का जो है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट होता है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम यूज करके जो है इस नॉइस नॉइस पोल्यूशन को जो है वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं, तो हम उसको भी देख लेते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि नॉइस से जो है वो कौन कौन सी बीमारियां आपको हो सकती हैं। यहाँ पर आपके पैराग्राफ के अंदर, इसी डब्बे के अंदर जो है बयान किया गया है कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से आप अगर तो ज्यादा नॉइस सुन लें तो आपकी सुनने की ताकत जो है वो भी जा सकती है। ठीक है, आप हियरिंग लॉस कर सकते हैं अपनी। ठीक है, उसके बाद आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है। ठीक है, आपकी नींद में खलल पैदा हो सकता है, आप अग्रेशन का शिकार हो सकते हैं, हाइपरटेंशन का शिकार हो सकते हैं, आपको टेंशन लग सकती है, आपका दिमाग जो है वो काम करना छोड़ सकता है, हाई स्ट्रेस हो सकता है आपको, आपके दिमाग की जो वेन्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चली जाएंगी, आप जो है वो पागल भी हो सकते हैं ज्यादा नॉइस की वजह से। ठीक है, तो नॉइस का जो है वो आप कुछ एक्सीडेंटल भी जो नॉइस होती है वो भी प्रोड्यूस होती है, और कुछ ना चाहते हुए साउंड जो है वो भी प्रोड्यूस हो जाती है। तो साउंड, तो ये नॉइस जो है ये आपकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। ये आपके सेकंड पैराग्राफ के अंदर जो है वो डिस्क्राइब उसने किया है, जो कि मैंने आपके सामने जो है स्क्रीन के ऊपर पैराग्राफ शो करके इसको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी नॉइस पोल्यूशन के अगले पैराग्राफ के अंदर वो क्या एक्सप्लेन करता है, आए देख। तो नॉइस पोल्यूशन के थर्ड पैराग्राफ के अंदर वो क्या एक्सप्लेन करता है, वो ये बताता है कि आपके पास एक सेफ लेवल ऑफ नॉइस जो है आपके पास, मतलब नॉइस अगर आप सेफ लेवल तक रखना चाहते हो तो उसके दो फैक्टर्स होते हैं। दो फैक्टर्स पर जो है वो आपके सेफ लेवल ऑफ नॉइस जो है वो डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर आपको इस बॉक्स के अंदर नजर आ रहे होंगे। पहले, लेवल ऑफ द नॉइस, नॉइस का वॉल्यूम, नॉइस का लेवल क्या है। ठीक है, सेकंड वन इज पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू द नॉइस, कितने टाइम के लिए वो नॉइस प्रोड्यूस हो रही है। अब हम देखने लगे इस नॉइस को कंट्रोल कैसे करते हैं। ठीक है, उस नॉइस पे काबू कैसे पा सकते हैं, नॉइस पोल्यूशन को कम कैसे कर सकते हैं, हम इसके जो है वो तरीकाकार अब इस पैराग्राफ के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले वो ये बता रहा है कि दो फैक्टर्स की वजह से जो है वो नॉइस आपके लिए खतरनाक हो सकता है। कौन कौन से फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज लेवल ऑफ द नॉइस, कि नॉइस कितने लेवल की है, कितना ज्यादा उसका वॉल्यूम है। और दूसरा, पीरियड ऑफ एक्सपोजर, कि कितनी देर के लिए जो है वो नॉइस जो है प्रोड्यूस हो रही है, कितने टाइम के लिए आपके कानों को जो है उसको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो ये जो है वो उसके, ये क्या होता है, ये आपके लिए नॉइस पोल्यूशन के दो फैक्टर्स हैं जो कि आपके लिए सेहत के लिए जो है खतरनाक हो सकते हैं। यहाँ पर उसने एमसीक्यू दिया बड़ा इंपॉर्टेंट, वो ये कहता है कि लेवल ऑफ नॉइस जो है ना, वो हमने कुछ जो है वो मैयर किया हुआ है, एवरेज मैयर किया हुआ है मोस्ट कंट्रीज के अंदर। आमतौर पर जो है ना वो 85 टू 90 डेसिबल तक जो है 8 घंटे के वर्किंग डे में, मतलब वर्किंग टाइम ना 8 घंटे होता है। 8 घंटे के वर्किंग डे के अंदर जो है वो 85 टू 90 डेसिबल तक साउंड लेवल जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है, नॉइस लेवल, इतना ज्यादा नॉइस जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तब हम देखते हैं जी इस नॉइस पोल्यूशन को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। ये पर्पल बॉक्स जो है आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, इस पर्पल बॉक्स के अंदर जो है उसने रिड्यूशन के जो है वो मेथड बताए हैं। देखिए कौन कौन से मेथड है। नॉइस पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड टू एक्सेप्टेबल लेवल बाय रिप्लेसिंग द नॉइसी मशीनरी विद एनवायरनमेंट फ्रेंडली मशीनरी। हम शोर करने वाली मशीनरी की जगह जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है वो मशीनरी यूज करें। जैसे कि पुराने जमाने में अगर आपने जनरेटर देखा हो तो उसका बहुत ज्यादा शोर होता था, लेकिन आजकल के दौर के अंदर जो जनरेटर यूज होता है उसका शोर नहीं होता, साउंड नहीं होता, उसको जो है वो कवर किया गया होता है, जिसकी वजह से साउंड जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होता, नॉइस जो है वो कम प्रोड्यूस होती है। तो लिहाजा अपनी हैवी मशीनरी को जो है वो आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली मशीनरी के साथ अगर चेंज कर देते हैं तब आप नॉइस पोल्यूशन पर काबू पा सकते हैं। इसी तरह आप अपनी जो जहां पर शोर हो रहा है, मतलब कुछ इंडस्ट्रीज है, कुछ फैक्ट्रीज है, वहां पर आप साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स को यूज करें, ताकि आपकी आवाज को जो है वो थोड़ा जब बाहर निकले तो उसकी साउंड की जो है वो कैपेसिटी, साउंड का लेवल जो थोड़ा कम हो। ठीक है, इसी तरह आप कुछ हेयरिंग प्रोटेक्टिंग डिवाइस भी यूज कर सकते हैं, मतलब जहां पर जो फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं शोर ज्यादा है, वहां पर आप कुछ ऐसी डिवाइस यूज करें, अपने कानों पर पहन ले, जिससे जो है वो आपको वो शोर कम सुनाई दे। इससे जो है हम नॉइस पोल्यूशन के ऊपर काबू पा सकते हैं और बीमारी से बच सकते हैं, आपकी सेहत को जो है वो नुकसान से ये बचा सकता है। तो ये नॉइस पोल्यूशन के बारे में जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन का जो है वो आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपको समझ आ चुका है तो बेटा बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो जो न्यू आने वाले व्यूवर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि वो नई आने वाली वीडियो से जो है वो फायदा उठा सके। ठीक है, अब हम अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एक्रोस्टिक्स। ठीक है,
सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एकॉस्टिक होता क्या है, फिर हम इसको जो है वो आगे डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी इंपॉर्टेंस ऑफ एकॉस्टिक आपकी बुक में एग्जिस्ट कहां पर करता है। तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपको बुक का पेज नजर आ रहा होगा, पेज नंबर है आपके पास 29 पेज के लास्ट पर जो है वो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ एकॉस्टिक एक बॉक्स के अंदर नजर आ रहा होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ एकॉस्टिक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंस ऑफ एकॉस्टिक यानी एकॉस्टिक की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि आपकी एकॉस्टिक की डेफिनेशन कहती क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एकॉस्टिक की डेफिनेशन। डेफिनेशन ये कहती है द टेक्निक और मेथड, ऐसा टेक्निक और ऐसे मेथड यूज्ड टू अब्सॉर्ब अनडिजायरेबल साउंड। जो अनडिजायरेबल साउंड से मुराद है नॉइस, जो ज्यादा प्रोड्यूस होने वाली साउंड है, अनडिजायरेबल हमें नहीं चाहिए, हमारी ख्वाहिश नहीं है, ऐसी साउंड जिनकी हमें जरूरत नहीं है, अनडिजायरेबल साउंड, उनको एब्जॉर्ब करने का जो मेथड है, जो टेक्निक है, तो वो क्या कहलाता है, वो आपके पास एकॉस्टिक प्रोटेक्शन कहलाता है। एकॉस्टिक वैसे कहते हैं शोर मतलब आप गूंज की एग्जांपल ले लो, ज्यादा आवाज का फैल जाना एकॉस्टिक कहलाता है। एकॉस्टिक प्रोटेक्शन से मुराद है कि अनडिजायरेबल साउंड को ऐसा मेथड जिसके थ्रू आप अनडिजायरेबल साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हो, क्या कहलाता है, एकॉस्टिक प्रोटेक्शन कहलाता है। और आप अनडिजायरेबल साउंड को एब्जॉर्ब करते कैसे हो, आप सॉफ्ट या पोरस सरफेस का जो है वो यूज करते हो। बेटा सॉफ्ट सरफेस हो ना, जितनी सरफेस हार्ड होगी और जितनी रेगुलर सरफेस होगी उतनी ही ज्यादा रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होगा, उतनी ही ज्यादा इको प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर आपकी सरफेस सॉफ्ट है या आपकी सरफेस पोरस है, इररेगुलर है, तो आप उसके अंदर जो प्रोड्यूस होने वाली जो साउंड की इको है वो बहुत ज्यादा कम होगी, रिफ्लेक्शन इररेगुलर हो जाएगी और ज्यादा जो है वो साउंड की इको जो है प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इस तरह ये मेथड है, एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप अनडिजायरेबल साउंड, ना चाहने वाले साउंड, जिसकी आप ख्वाहिश नहीं रखते, आप सुनना नहीं चाहते, ऐसी साउंड वो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए एक सॉफ्ट या पोरस सरफेस के साथ उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। इस मेथड को, इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, एकॉस्टिक प्रोटेक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ पैराग्राफ पोरस मटेरियल के बारे में हम देखते हैं। बट पोरस मटेरियल देखो, मैंने अभी आपको एक बात बताई, मैंने आपको बताया जितना हार्ड मटेरियल और जितना रेगुलर मटेरियल होगा उतनी ही ज्यादा रिफ्लेक्शन होगी। लिहाजा हमने जब भी एकॉस्टिक के बारे में बात करनी है तो हमने सॉफ्ट या पोरस मटेरियल को जो है वो यूज करना है। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले आप देखें, आपको जो है वो बॉक्स नजर आ रहा है, इस बॉक्स के अंदर वो क्या बात करता है। इस बॉक्स के अंदर वो यही बात करता है कि पोरस मटेरियल जैसे कि ड्रेपरीज है, आपके पास रग्स हैं, ये क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब देखिए साउंड मैं बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो इतनी ज्यादा साउंड वो जब रिफ्लेक्ट होके आएंगे तो आपको बड़ा जो है वो अजीब सा लगेगा। ठीक है, आपको जो है वो चुभती हुई आवाज सुनाई देगी, तो नॉइस पोल्यूशन प्रोड्यूस होगा, सिंपल वर्डिंग में ये कह लें। तो हम क्या करते हैं, हम सॉफ्ट या पोरस ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, जैसे कि डेब्रिस की एग्जांपल ले लें, ठीक है, रग्स की एग्जांपल ले लें, सॉफ्ट जो है वो फोम की एग्जांपल ले लें। वो क्या करेगी, अगर वो लगी हुई है तो जब उनसे जाके साउंड जो है वो टकराएगी, उनसे जाके जो है वो जब साउंड टकराएगी तो वो क्या करेगा, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी जो है वो क्या कर लेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा। लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा और आपको आवाज थोड़ी सी सॉफ्ट, आपकी नॉइस के अंदर सॉफ्टनेस पैदा कर देगा, शोर जो है वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी साउंड नॉइस की जो है वो सॉफ्टनेस प्रोड्यूस कर देगा। तो लिहाजा नॉइसी प्लेसेस जहां पर बहुत ज्यादा शोर हो, इंडस्ट्रीज ले लें, ठीक है, जहां पर हैवी मशीनरी लगी हुई है, जहां पर बहुत ज्यादा शोर है, वहां पर नॉइसी प्लेसेस के अंदर आप अगर नॉइस पोल्यूशन के लेवल को रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप पोरस या जो है वो सॉफ्ट सरफेस जो है वो यूज करें, उससे जो है वो क्या हो जाएगा, आपके लेवल जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बॉक्स आपको नजर आ रहा होगा पर्पल करेगा, उस बॉक्स के अंदर वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, उस बॉक्स के अंदर ना उसने एग्जांपल दी है कि हमारे क्लासरूम और पब्लिक हॉल जो हैं वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्बेंट होते हैं। ठीक है, उनकी एक तो बनावट, दूसरे नंबर पे उनके जो है वॉल्स पर पोरस मटेरियल लगा होता है। बनावट उनकी ना कर्व होती है, कर्व होने की वजह से वो साउंड की रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता है। और उनकी कर्व सरफेस और इस पोरस सरफेस के लगने से थोड़ा दो चीजों से आपको बहुत फायदा होता है। सबसे पहले हम इसी के अंदर यही बात की गई है कि समटाइम व्हेन साउंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम द वॉल, सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ द रूम, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर टू रिफ्लेक्टिव एंड द साउंड बिकम ग्रेबल्ड। तो कहते हैं इतनी ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाती है, साउंड जो है वो एक दूसरे में मिक्स होना शुरू हो जाती है, आपको क्लियरली सुनाई नहीं देती। ठीक है, तो इस साउंड के ग्रेबल होने का, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का जो है वो प्रोसेस क्या कहलाता है, उसको हम रिवर्बरेशन भी कहते हैं। डेफिनेशन आप यहां पर मार्क कर सकते हैं रिवर्बरेशन की, कि बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड होने से साउंड जो है आपस में ग्रेबल्ड होना शुरू हो जाती हैं। ग्रेबल साउंड होने से जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्बरेशंस कहते हैं। ठीक है, तो इस डिजाइन, हम इससे बचने के लिए जो है वो अपने हॉल्स के ऑडिटोरियम्स के डिजाइन इस तरह करते हैं कि हम इससे बच सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, आपके सामने जो है वो सबसे पहले जो है वो आपके जो स्टेज है उसके बिहाइंड पर जो है वो आपके सामने जो है वो एब्जॉर्प्शन लगाई जाती है, ताकि साउंड जो है वो पीछे से जो है वो बाहर की तरफ नॉइस जो है वो प्रोड्यूस ना करे, वहां पर टिकाने के बाद एब्जॉर्ब हो जाए। क्योंकि ऑडियंस हमारी सारे आगे बैठी है, पीछे हमें सुनाने की जरूरत नहीं है, तो पीछे हम एब्जॉर्बर लगा लेते हैं ताकि पीछे से साउंड जो है एब्जॉर्ब हो जाए, नॉइस जो है वो कम प्रोड्यूस हो। पीछे से टिकाने के बाद साउंड फिर आगे आएगी तो जाहिर बात है वो ऑडियंस के लिए डबल साउंड प्रोड्यूस होगी, ग्रैबल्ड कर लेगी, रिवर्बरेशंस हो जाएंगी। लिहाजा हम पीछे जो है वो क्या कर लेते हैं, सॉफ्ट या पोरस सरफेस को यूज कर लेते हैं ताकि आपकी साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट ना हो।
ठीक है, अब हम जरा देखते हैं कि हमारे पास जो है वो हॉल के जो कर्व सरफेस मैंने आपको बताया था पोरस मटेरियल लगाने से क्या फायदा होता है, वो इसके अंदर देखते हैं। देखिए जनरली द सीलिंग ऑफ लेक्चर हॉल्स, आमतौर पर लेक्चर हॉल की जो सीलिंग्स होती हैं, जनरली द सीलिंग्स ऑफ लेक्चर हॉल की जो सीलिंग्स होती हैं कॉन्फ्रेंस हॉल की, वो क्या की जाती हैं, थिएटर की एग्जांपल ले लो, वो थोड़ी सी कर्व रखी जाती है। मैंने अभी आपको बताया था कर्व रखने का पर्पस। देखो बेटा, कर्व रखने का पर्पस ये होता है कि वहां से रिफ्लेक्ट हो और हॉल के हर कॉर्नर में, हर जगह पर जो है वो आपकी साउंड फैले, हर ऑडियंस को जो है वो साउंड प्रोड्यूस हो, हर ऑडियंस के कानों पर जो है वो साउंड आपकी पहुंचे। अगर आप ये काम नहीं करते तो बेटा कुछ ऑडियंस ऐसी होती हैं जिनको आवाज नहीं पहुंचेगी, बहुत हल्की आवाज पहुंचेगी, थोड़ा सा मसला क्रिएट हो सकता है। लेकिन अगर आप हॉल्स की जो वॉल्स हैं वो थोड़ी सी कर्व बना देते हैं तो क्या होगा, जब हमारी आवाज जाके उन दीवारों से टकराएगी तो वो हर तरफ रिफ्लेक्ट होगी और हर जगह जो है वो फैलेगी और हर बंदा जो है उस आवाज को सुन सकता है। एक तो हमें ये फायदा हो गया। और दूसरी नंबर पे अगर हम एब्जॉर्बर यूज कर लेते हैं तो हमारे पास जो अनडिजायरेबल साउंड है वो बाहर नहीं जाएंगे, वहां पर जो है एब्जॉर्ब हो जाएंगे और नॉइस भी प्रोड्यूस नहीं होगा, इको भी प्रोड्यूस नहीं होगी। लिहाजा आपके जो हॉल के अंदर बैठी ऑडियंस है उनको क्लियर और लाउड साउंड जो है वो सुनाई देगी और आपके जो है नॉइस पोल्यूशन से जो है वो आप महफूज रहेंगे। इस डायग्राम के अंदर आप देखें ये हॉल की सरफेस जो है वो आपको दिखाई गई है, जैसे जाके साउंड वेव से टकरा रही है वो हर जगह रिफ्लेक्ट हो रही है, हर जगह रिफ्लेक्ट होकर हर पर्सन के कान तक पहुंच रही है। लिहाजा हर ऑडियंस पे बैठा हर पर्सन जो है वो आपको सुन सकता है। और दूसरे नंबर पे अनडिजायरेबल साउंड एब्जॉर्ब हो जाएगी क्योंकि आपने पोरस मटेरियल यूज किया है, तो आपकी नॉइस पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होगी, इको प्रोड्यूस नहीं होगी और आपके साउंड को जो है वो हर बंदा क्लियरली जो है वो ऊंची आवाज में सुन सकता है। तो ये जो है एकॉस्टिक की इंपॉर्टेंस है, एकॉस्टिक की अहमियत है, एकॉस्टिक इसलिए जरूरी है, ठीक है, ताकि आपके जो साउंड है वो हर पर्सन इजीली जो है वो लाउडनेस के नॉइस के बगैर जो है वो सुन सके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस ऑफ एकॉस्टिक का एक टॉपिक था। शॉर्ट क्वेश्चन है सारे, इसमें से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसके बारे में हम पढ़ते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की। तो ये आपको जो है वो पेज नंबर 31 आपकी बुक के सामने आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर जो है इस बॉक्स के अंदर आपको जो है वो इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की डेफिनेशन कहती क्या है बेटा, ऑडिबल से मुराद है सुना जाने वाला, फ्रीक्वेंसी रेंज मतलब वो फ्रीक्वेंसी रेंज जो हमारा कान बासानी सुन सके, वो आपकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहलाती है। इसकी डेफिनेशन क्या है, द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज व्हिच अ ह्यूमन ईयर कैन हियर, वो फ्रीक्वेंसीज की रेंज जो इंसानी कान बासानी सुन सके वो क्या कहलाता है, वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज यानी सुने जाने वाली फ्रीक्वेंसी की जो है वो रेंज कहलाती है। ठीक है, तो इस रेंज कितनी होती है ये पैराग्राफ के अंदर हम देखते हैं। इसी टॉपिक ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के फर्स्ट पैराग्राफ जो है मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है, इसके अंदर हम देखते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती कितनी है। सबसे पहले आप देखें जो मैंने बॉक्स के अंदर मार्क किया है, हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो कि आम इंसान का कान जो है वो नॉर्मल इंसान का कान सुन सकता है, दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की जो रेंज की साउंड है वो एक इंसानी कान बासानी जो है वो सुन सकता है। हम आसान लफ्जों में ये कह सकते हैं कि इंसानी कान जो है वो 20 हर्ट्ज से कम की साउंड या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की साउंड जो है वो नहीं सुन सकता। 20,000 हर्ट्ज की साउंड इंसान के लिए बड़ी डेंजरस होती है, लिहाजा 20,000 हर्ट्ज बहुत ज्यादा है। मैंने लेकिन एग्जांपल दी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज इंसान सुन सकता है, इससे कम नहीं सुन सकता और इससे ज्यादा नहीं सुन सकता। और इसका भी बेटा एक फैक्टर है, कुछ डिफरेंट पीपल्स की डिफरेंट जो है वो रेंज की एबिलिटीज होती हैं। जैसी आपकी एज ज्यादा होती जाती है तो आपकी जो है वो फ्रिक्वेंसी की रेंज कम होती जाती है। ठीक है, तो ये एज के फैक्टर के साथ भी जो है बहुत ज्यादा होता है। जवान लोग या बच्चे जो हैं वो 20,000 हर्ट्ज की आवाज को बिल्कुल क्लियरली सुन सकते हैं, लेकिन जो ओल्ड पीपल हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं, वो 15,000 हर्ट्ज से ज्यादा की साउंड को जो है वो नहीं सुन सकते। तो ये आपकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की रेंज है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा अल्ट्रासाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अल्ट्रासाउंड एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन क्या है, और फिर हम देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट यूजेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाहौर बोर्ड, काफी दफा जो है लाहौर बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड के बारे में देखते हैं आपकी बुक पे कहां एग्जिस्ट करता है। तो बेटा उसी पेज पे, पेज नंबर 31 पे आपके पास ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के नीचे जो है वो अल्ट्रासाउंड का टॉपिक नजर आ रहा होगा। ये मैंने बॉक्स के अंदर इसकी डेफिनेशन जो है वो मार्क कर दी है। अब इस डेफिनेशन को जो है वो हम पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। तो आए अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन को देखते हैं। साउंड ऑफ frequencies higher than 20,000 hertz which are inaudible to human ear are called ultrasound और ultrasonic। सिंपल वे में इसने एग्जांपल का बता दिया है कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी वाली जो साउंड वेव्स हैं वो अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक कहलाती हैं। और जाहिर बात है 20,000 से ज्यादा हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है तो इससे साउंड तो प्रोड्यूस होती है लेकिन हमारे कानों को सुनाई नहीं देती, क्योंकि हमारे कान जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज को सुन सकते हैं। लिहाजा ये 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की आवाज होती है तो हमारे इंसानी कान के लिए जो है वो इनऑडिबल यानी कि ना सुनी जाने वाली आवाज होती है, और इसको हम अल्ट्रासाउंड, इसका दूसरा नाम है अल्ट्रासोनिक भी कहते हैं। अंडरस्टैंड।
तो ये आपके सामने अल्ट्रासाउंड का यूज कहाँ होता है, यूजेस वैसे आगे जाके मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन आप लोगों ने जनरल एक एग्जांपल देखी होगी जो आप हॉस्पिटल्स वगैरह में जाके अल्ट्रासाउंड करवाते हैं बेटा, उसके लिए अल्ट्रासाउंड रेज को ही यूज किया जाता है। वो रेज आपकी बॉडी में एंटर की जाती है और वहां से जो है वो एक आपकी बॉडी का जो इमेज है, अल्ट्रासाउंड का जो इमेज है वो आप स्क्रीन के ऊपर जो है वो गेट कर लेते हैं। तो आगे हम इसका यूज देखते हैं। अब यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड देखते हैं, आपको क्लियरली जो है वो समझ आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉइंट टू पॉइंट सिखाऊंगा, ध्यान से जो है उसको सुनिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड। पहला यूज, अल्ट्रासोनिक वेव इज वेरी स्मॉल। सबसे पहले याद रखिएगा अल्ट्रासोनिक वेव बहुत स्मॉल होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, बट पेनिट्रेटिंग पावर भी बहुत ज्यादा है। बहुत स्मॉल जो है वो बहुत अंदर तक जो है पेनिट्रेट कर जाती है। लिहाजा अल्ट्रासोनिक वेव जो है बहुत स्मॉल वेव्स हैं और ये बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो है उनको भी डिटेक्ट कर लेती है। आप किसी जगह पर जो है छोटे छोटे ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, वहां पर अल्ट्रासाउंड जो है वो, अगर आप जिस्म की एग्जांपल ले लें, आपकी बॉडी के अंदर छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट जो है उसकी भी इमेज जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव से जो है वो गेट की जा सकती है। अंडरस्टैंड? तो पहला आपका पॉइंट ये था कि अल्ट्रासोनिक वेव इज वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होती हैं और वेरी यूजफुल टू डिटेक्टिंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। छोटे ऑब्जेक्ट को जो है वो डिटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती हैं। सेकंड पॉइंट, अल्ट्रासोनिक आर यूटिलाइज्ड इन मेडिकल एंड टेक्निकल फील्ड। जाहिर बात है मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा यूज है, टेक्निकल फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा यूज है। कौन कौन से यूज है मैं आगे जो है एक्सप्लेन करता हूं। नेक्स्ट देखें, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड इन मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में कैसे यूज होते हैं? डायग्नोज डिफरेंट डिजीज को डायग्नोज करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके स्टमक में प्रॉब्लम है, आपके जो है वो पैंक्रियास में प्रॉब्लम है, क्या किया जाता है? आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। आपकी बॉडी पे जो है अल्ट्रासोनिक वेव जो है फेंकी जाती हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करती हैं और जिस ऑर्गन का आपको इमेज चाहिए होता है उस ऑर्गन से टकराकर जो है वापस आती हैं और आपका इमेज जो है स्क्रीन पर आपको नजर आ जाता है। तो आपको पता लग जाता है यहाँ पर जो है वो कुछ प्रॉब्लम है, आपको स्क्रीन पर ऊपर जो है वो नजर आ जाता है कि यहाँ प्रॉब्लम है। तो डायग्नोस मतलब पता करवाने के लिए कि आपको कौन सी बीमारी है उसके लिए अल्ट्रासोनिक वेव यूज की जाती है। ठीक है, इसी तरह आपके ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो है अल्ट्रासोनिक वेव यूज की जाती है, वो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहला मैंने अभी आपको बताया कि आपकी बॉडी के अंदर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, तो वो अल्ट्रासोनिक वेव से जो है उसका इमेज गेट करके बताते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स के मेडिकल फील्ड के अंदर जो है वो यूज। तो उसके बाद वो ये मेडिकल फील्ड के अंदर इसका एक और यूज है कि आप ब्लड क्लॉट, अगर आपकी आर्टरीज के अंदर, ब्लड की आर्टरीज के अंदर जिसमें से खून गुजरता है, उन ब्लड की आर्टरीज के अंदर अगर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, आपका खून जम जाता है, तो उन ब्लड क्लॉट को रिमूव किया जाता है बाय यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स। आप उस ब्लड क्लॉट के ऊपर अल्ट्रासोनिक वेव्स फेंकते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स के फेंके जाने से वो पेनिट्रेट करती हैं ब्लड क्लॉट के ऊपर, आपका ब्लड क्लॉट जो है वो टूट जाता है और आपकी आर्टरीज के अंदर से जो है वो खून का बहाव बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग को तोड़ने के लिए, आपके खून के बहाव को ठीक करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड को जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट, अल्ट्रासाउंड इज आल्सो यूज्ड टू गेट पिक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड ऑफ डायग्नोस पर्पस। थायराइड ग्लैंड आपके गले के अंदर होता है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड के डायग्नोस अगर आपने करना है, आपको आयोडीन की कमी से जो है वो थायराइड ग्लैंड जो है वो बीमारी हो जाती है, गाइटर की आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा, बायो के अंदर भी पढ़ा होगा। तो लिहाजा थायराइड ग्लैंड आपके गले में ग्लैंड होता है, वो उसके डायग्नोस पर्पस के लिए अगर आप उसकी इमेज गेट करना चाहते हो कि इसको क्या प्रॉब्लम है, थायराइड ग्लैंड को क्या प्रॉब्लम है, तो वो अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो आपके गले के अंदर जो है वो यूं पास करवाई जाती हैं, वो आपके थायराइड ग्लैंड के साथ टकराने के बाद वापस आती है और आपको स्क्रीन के ऊपर क्या है, इमेज शो हो जाता है। तो इस तरह जो है वो थायराइड ग्लैंड के लिए भी जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव यूज की जाती हैं। ये सारे इसके मेडिकल यूजेस थे। अब थोड़ा सा हम इसके टेक्निकल यूजेस की तरफ चलते हैं। तो टेक्निकल यूजेस की पहले जो है वो यूज देखते हैं। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू लोकेट अंडर वाटर डेप्थ or is used to locating object lying deep on the ocean sea floor. This technique is called sonar. ठीक है, सोनार की इसमें एग्जांपल दी। देखो अल्ट्रासाउंड वेव जो है, अगर आप जो है वो समुद्र में सफर कर रहे हैं, तो समुद्र की गहराई नापने के लिए जो है वो अंडर वाटर कितनी डेप्थ है वो फाइंड करने के लिए आप अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज करते हैं। अल्ट्रासाउंड वेव्स को जमीन के नीचे फेंकते हैं और वो बहुत ज्यादा गहराई से टकरा के जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट जो नीचे पड़ा होगा, मतलब फॉर एग्जांपल नीचे अगर आपके सामने नीचे पहाड़ है, तो पहाड़ से टकरा कर वापस आएगी, कोई चट्टान उससे टकरा कर वापस आएगी, उसका इमेज आपको शो हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा। उसका टाइम नोट करने के बाद, उसकी स्पीड नोट करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपका जो है वो कितनी ज्यादा डेप्थ है और जमीन के नीचे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेज गेट करने के लिए जो है वो अल्ट्रासाउंड यूज की जाती है। और इस जो है वो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, सोनार कहते हैं। लिहाजा सोनार टेक्निक टेक्निकल यूज के अंदर भी जो है वो अल्ट्रासाउंड को यूज किया जाता है। नेक्स्ट, सोनार जो है वो आप सोनार के थ्रू जो है वो सिर्फ इमेज गेट नहीं करते, बल्कि आप शेप को भी देख सकते हो उसकी और उसके साइज को भी देख सकते हो। लिहाजा सोनार जो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बैरी सफर जो करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करके समुद्र के अंदर जो है वो साइज भी देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का, शेप भी देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का और उसकी गहराई जो है वो भी नाप सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज cracks appears in the interior of high speed heavy machines such as turbine engine। आप शिप पे सफर कर रहे हैं, एरोप्लेन में सफर कर रहे हैं, वहां पर आपके इंजन के अंदर कोई क्रैक आ गया है, वो क्रैक आपको नजर तो नहीं आएगा, आप अपनी आंखों से देख तो नहीं सकते। लिहाजा उस क्रैक को डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, आप अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करते हैं। आप उस मशीनरी के ऊपर अल्ट्रासोनिक वेव्स फेंकते हैं,
जहां पर क्रैक होगा वहां से जो है अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो रिफ्लेक्ट होकर अपना जो है वो चेंज करेंगी, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेंगी, अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे और आपको पता लग जाएगा कि वहां पर जो है वो क्रैक है और उसका इमेज जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएगा और उस इमेज को आप देखते हुए उस क्रैक को ठीक कर सकते हैं और बहुत बड़े हादसे जो है महफूज रह सकते हैं। तो लिहाजा क्रैकिंग प्रोसेस, क्रैकिंग से बचने के लिए, क्रैकिंग को चेक करने के लिए, हैवी मशीनरी के अंदर जो है क्रैकिंग को रिजोल्व करने के लिए, बड़े हादसे से बचने के लिए अल्ट्रासाउंड को जो है वो यूज किया जाता है। लास्ट पॉइंट इज छोटे छोटे जर्म्स और बैक्टीरिया लिक्विड के अंदर अगर प्रोड्यूस हैं, लिक्विड के अंदर अगर कोई जर्म्स या बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, आप उस लिक्विड के ऊपर अल्ट्रासोनिक वेव्स को जो है वो बम्बार्डमेंट करवाएं और जब अल्ट्रासोनिक वेव्स उस लिक्विड के ऊपर पड़ेगी तो उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया और जर्म्स होंगे वो सब जो है वो मर जाएंगे और आपका लिक्विड जो है वो जर्म्स और बैक्टीरिया से क्या हो जाएगा, महफूज हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। तो ये यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड है। यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 2 था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर के जो है वो न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमारा आज का चैप्टर नंबर 2 था और यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर इनबॉक्स या फिर हमारे फेसबुक पेज स्टडी पॉइंट डॉट पीके पर जाकर हमें इनबॉक्स करके जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपसे इजाजत चाहूंगा, अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल स्टडी पॉइंट डॉट पीके को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। अल्लाह हाफिज।